ऑलराइट, सो हमारा अभी मॉड्यूल चल रहा है आपका बेल्स, रोप्स और चेन रेस का। सो हमने इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 3 सेशन खत्म कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इनमें, जो मतलब आपके क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अदर देन दैट हम लास्ट सेशन में बेसिकली कवर कर चुके हैं जो टॉपिक्स, वो है आपका पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी इज द वेलोसिटी। और फिर हमने सेकेंड टॉपिक जो किया था वो था आपका रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशंस फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो था आपका T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस्ड पावर म्यू थीटा, जहाँ पे आपका म्यू होता है coefficient of friction between the belt and the pulley, थीटा होता है आपका एंगल ऑफ लैप, और आपका T1 होता है टेंशन इन द टाइट साइड, T2 होता है टेंशन इन द स्लैक साइड। ऐसे ही आपका थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था टॉपिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है आपकी बेल्ट के ऊपर, जिसके कारण आपके बेल्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम टीसी के कंपोनेंट से, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कंपोनेंट से रिकॉग्नाइज करते हैं। और आपकी दोनों टेंशन जो होती हैं बेल्ट की, जो है आपकी टेंशन एंड टाइट साइड T1, टेंशन एंड स्लैक साइड T2, इन दोनों में टीसी का कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो एक्ट करती है जब आपकी स्पीड्स जो होती है 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो v ज़्यादा होने के कारण ये फोर्सेस थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है। फिर इन सारे फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने फाइनली डिराइव किया था द कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर इन बेल्ट्स। तो यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक जो है आपका एंड किया था। सो आज बिफोर वी मूव टू द न्यूमेरिकल्स देयर इज दिस वन लास्ट लाइक टॉपिक व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं आज। सो आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज बेसिकली द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। अब देखो सीन ऐसा है कि बेसिकली अगर आप ध्यान से सोचो कि आपके पास दो पुलीज हैं और उन दो पुलीज के ऊपर आपको बेल्ट मतलब माउंट करनी है। सो जब आप बेल्ट माउंट करते हो, और यहाँ पे हम जब बात करें, मैं अभी फिलहाल फ्लैट बेल्ट की कर रहा हूँ, किसी और बेल्ट की नहीं, वैसे किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। पर इतना ध्यान रखना कि जितनी भी डेरिवेशंस हमने अभी पिछले 3 सेशंस में की हैं और आज का सेशन इंक्लूड करके, अभी तक हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स की ही बात कर रहे थे। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, सो इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, जब आप बेसिकली आपके पास दो पुलीज हैं और आप उसके ऊपर बेल्ट माउंट करने जाते हो, तो उसके ऊपर माउंट करने के बाद थोड़ी सी बेल्ट के अंदर टाइटनेस हमें चाहिए होती है, ताकि बेसिकली आपकी बेल्ट जो है वो दोनों पुलीज को अच्छे से ग्रिप कर सके। जब तक वो अच्छे से ग्रिप नहीं करेगी, आपकी बेल्ट बेसिकली आपकी ड्राइवर पुली को रोटेट करने के लिए केपेबल नहीं होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो रोल है वो फ्रिक्शन प्ले करती है ड्राइविंग पुली को रोटेट करने का। सो अगर आपके पास फ्रिक्शन अच्छे से नहीं होगी, फ्रिक्शन अच्छे से कब होगी? जब वो अच्छे से माउंटेड होगी। सो ये स्टेशनरी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। सो एट द स्टेज इवन व्हेन द पुलीज आर स्टेशनरी, द बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन, एंड दिस इज समथिंग वी कॉल एज द इनिशियल टेंशन। और फिर क्या होगा? नाउ व्हेन द ड्राइवर स्टार्ट्स रोटेटिंग, इट विल पुल द बेल्ट फ्रॉम वन साइड, दैट इज इट विल बी इंक्रीजिंग द टेंशन इन द बेल्ट ऑन दिस साइड, and it will deliver this to the other side, which means that it will be decreasing the tension in the belt on that side. तो जब आपका ड्राइवर उसे रोटेट करना शुरू करेगा, बेल्ट को एक तरफ से खींचेगा, मतलब उसकी उस साइड में टेंशन बढ़ा देगा, उसको दूसरी साइड के ऊपर बेल्ट को रिलीज करेगा, मतलब उस साइड पे बेल्ट की टेंशन को थोड़ा डिक्रीज कर देगा। सो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल मीनिंग आपको अब समझ आएगा, जो हम काफी देर से बात कर रहे हैं, टाइट साइड, स्लैक साइड। सो आपकी स्टेटमेंट का जो लास्ट पार्ट है, that is the increased tension in one side of the belt is called tension in tight side, and the decreased tension in the other side of the belt is called the tension in the slack side. So यहाँ पे अब हमें डिराइव करना होगा बेसिकली कि ये इनिशियल टेंशन होती कितनी है या होनी कितनी चाहिए, क्या मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास। सो उस चीज को समझने से पहले हमारे पास जो कुछ टर्म्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। टी नॉट रिप्रेजेंट करेगा आपका इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। T1 हमें पता है, दिस इज द टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, ये हम पिछले 3 सेशंस में काफी बार देख चुके हैं। T2 दैट इज द टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट। एक नया टर्म आया, वो है अल्फा। अल्फा मींस द कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स। यहाँ पे अब ये समझने वाली बात है कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। सी देखो, अगर मैं यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर आप ध्यान से सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि द इंक्रीज्ड टेंशन ऑन वन साइड ऑफ द बेल्ट इज कॉल्ड टेंशन इन टाइट साइड।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a little consideration will show that the increase of tension in the tight side is actually T1 minus T0, क्योंकि T0 तो एग्जिस्ट कर रही है, T1 एक्चुअल टेंशन है, मतलब जो टाइट साइड पे होनी चाहिए, तो जो इंक्रीज हुआ दैट विल बी T1 माइनस T0। और यहाँ पे हमने पीछे ही एक कॉफिशिएंट डिफाइन किया था अल्फा। अल्फा का मीनिंग क्या है? द कॉफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स। सामने मुझे इंक्रीज इन फोर्स दिख रही है, तो अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं कि द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन द टाइट साइड विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू द इंक्रीज इनटू दैट फोर्स, दैट इज अल्फा इनटू T1 माइनस T0। अगर ये चीज ठीक है तो फिर ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली द डिक्रीज इन टेंशन इन द स्लैक साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज T0 minus T2, and similarly the decrease in length of the belt on the slack side is alpha into T0 minus T2। बट यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बेल्ट का मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक है। नाउ assuming that the belt material is perfectly elastic such that the length of the belt remains constant, now when it is at rest or in motion, therefore the increase in length on the tight side is equal to the decrease in the length on the slack side। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका बेल्ट का मटेरियल हम इलास्टिक मान के चल रहे हैं, तो थोड़ी देर में अगर मैंने ऊपर लिखा भी है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन द टाइट साइड इज दिस मच, डिक्रीज इन द स्लैक साइड इज दिस मच, तो लेंथ तो बेल्ट की इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही ना, इलास्टिक मटेरियल है, एक्सपैंड कंट्रैक्ट हो रहा है, लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो जितना इंक्रीज हुआ है टाइट साइड पे उतना ही डिक्रीज हुआ है स्लैक साइड पे। सो आप इसको इक्वेट कर सकते हो। सो इक्वेट करके अगर आप इसे लिखोगे इन दोनों टर्म्स को, तो आपको मिल जाएगा बेसिकली ये एक्सप्रेशन, जिसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो T0, that is the initial tension in the belt, it should be equal to T1 plus T2 by 2। Now this is neglecting the centrifugal tension। अब अगर मैं कहूं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर करना होता है, तो आप लिख सकते हो T1 plus T2 T1 plus T2 plus 2TC। ऐसा मैंने क्यों लिखा बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कंपोनेंट हम दोनों टेंशंस के अंदर इक्वली ऐड करेंगे, चाहे वो T1 है चाहे वो T2 है। सो इसलिए 2 times TC ऊपर हमने ऐड कर दिया टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट का। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे चलते हैं और हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई कैसे करने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी तक समझे हैं। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 जो है आपकी वो क्या है? सो बेसिकली आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है कि दैट वी हैव टू फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट running over a pulley of 600 mm diameter at 200 rpm। The coefficient of friction between the belt and the pulley is given to be 0.25, and the angle of lap is 160 degree, and the maximum tension in the belt is 2500 Newton। So जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, हमारी एक ही स्ट्रैटेजी रही है, सबसे पहले गिवन डिटेल्स जो हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे। सॉरी, आपका फर्स्ट डिटेल क्या है? हमें यहाँ पे बताया हुआ है जो आपका डायमीटर ऑफ द पुली है वो दिया हुआ है 600 mm, तो बेसिकली 0.6 मीटर्स ऐसा यूनिट्स में लेके आना शुरू करेंगे इसे। ऐसे ही हमें बताया हुआ है आपका जो रोटेशनल आरपीएम है वो 200 आरपीएम है। सो वो पता लग गया आपको। 0.25 फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको। 160 डिग्री, दिस इज बेसिकली थीटा जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ लैप, वो हमें दिया हुआ है। इतना याद रखना कि 160 डिग्री में भी है, और आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। इसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्या गिवन है? हमें फाइनली ये भी बताया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 2500। मैक्सिमम टेंशन इन गिवन मतलब स्टेटमेंट्स जो ऊपर दी हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी T1 इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। तो आप बेसिकली ये सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर आपको ये पता लग गया, यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है? हमारा मेन चीज क्या है? पावर ट्रांसमिटेड फाइंड करना। पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ट्रांसमिटेड का फाइनल फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अननोन पैरामीटर्स क्या है? T1 तो पता है, हमें क्या नहीं पता? हमें T2 नहीं पता, हमें वेलोसिटी नहीं पता। इस गिवन पैरामीटर्स के साथ हम सबसे पहली चीज जो फाइंड कर सकते हैं वो है आपकी वेलोसिटी v। v आपको याद होगा, हमने काफी फॉर्मूलाज में देखी भी है। इट इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पुली, n इज द रोटेशनल आरपीएम। अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ बेल्ट मिल जाएगी पाई इंटू 0.6 इंटू 200 बाई 60 एज 6.284 मीटर पर सेकेंड।
अब आपको फाइंड करना होगा पावर का जो फॉर्मूला मैंने बताया, T1 माइनस टी टू इंटू वी। T1 पता लग गया, V पता लग गया, T2 नहीं पता। अब आपको याद आएगा कि यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और अगर आपको याद हो मैंने आपको कल एक डेरिवेशन करवाई थी जो थी रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन, रेशियो ऑफ टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, T1 by T2 is equal to mu e raised to power mu theta। So हम उस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। So basically T2 that is the tension in the slack side of the belt, इसको हम बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एक्सपोनेंशियल का लॉग ले लिया दोनों तरफ। सो आपका आ जाएगा 2.3 log T1 by T2 is equal to mu theta। आप इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करो। T2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो हमें नहीं पता, बाकी सब पता है। तो यहाँ पे आप अगर इसको पुट करोगे प्रॉपर्ली तो आपको मिल जाएगा T2 as T1 by T2 as 2.01, T2 will be 1244 Newton, and we give to the formula of power, which is basically T1 minus T2 into V, you get the power as 7890 watt। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आता है, चाहे क्विज के अंदर चाहे आपको एग्जाम के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन बहुत आसान है, मिस्टेक एक ही जगह होती है, वो है बेसिकली आपका थीटा। आप लोग थीटा 160 डिग्री रखते हो, इसको ध्यान रखना, थीटा आपको रेडियंस में रखना है, दैट्स द ओनली मिस्टेक। अदरवाइज सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ इसमें ज्यादा मतलब तामझाम नहीं है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल। सो आपका सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहते हैं? सेकंड न्यूमेरिकल कहते हैं आपका बेसिकली दैट टू पुलीज, one 450 mm diameter and the other 200 mm diameter, are on parallel shafts 1.95 meters apart and they are connected by a crossed belt। यहाँ पे बेल्ट चेंज होगी, याद रखना, ओपन बेल्ट नहीं बोला, क्रॉस बेल्ट बोला। Now find the length of the belt required and the angle of contact between the belt and each pulley। Now, what power can be transmitted by the belt when the larger pulley rotates at 200 revolutions per minute? If the maximum permissible tension in the belt is 1 kilonewton and the coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.25। सो अगेन हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ रीड करना है और उसके अंदर से अपनी गिवन स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। सो आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको ये बताया हुआ है कि D1 आपको बेसिकली दिया हुआ है 450 mm, D2 आपको दिया हुआ है 200 mm। इनको बेसिकली कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में, इतना याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 0.45 मीटर और 0.2 मीटर। और क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू पुलिस। आपको अगर याद हो, इससे आपको पहली चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, लेंथ ऑफ बेल्ट वाला फॉर्मूला, उसके अंदर x हमने एक डिफाइन किया था। सो वो x आपको 1.95 मीटर्स दिया हुआ है। N1 रोटेशनल आरपीएम जो है आपको दिए हुए हैं लार्जर पुली का, दैट इज 200 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये भी पता लग गया। आपको किलो न्यूटन में एक फोर्स दी हुई है, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलो न्यूटन। तो ये T1 आपको दिया हुआ है और आपको म्यू भी दिया हुआ है, दैट इज 0.25। So you can see in front of you D1 पता है, D2 पता है, आपको X पता है, आपको N1 पता है, आपको T1 पता है, आपको म्यू पता है। जब ये सारी चीजें पता लग गई, हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? It says that we have to find the length of the belt required and the angle of contact। एक तो आपको L पता करना है, कैपिटल L जो हमने फॉर्मूला लगाया था। दूसरा आपको थीटा पता करना है फ्रॉम बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली। तो इसके बाद हम देखेंगे पावर के क्वेश्चन बाद में आता है। सो इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ जो आप सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो वो है, आप सबसे पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी निकाला करो। जब भी आपके पास आ जाए ना इसका बेल्ट का न्यूमेरिकल, पावर पूछा ही जाता है इसमें। सो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो। स्पीड ऑफ द बेल्ट विल बी इक्वल टू पाई d1 n1 by 60। सो दिस विल कम आउट टू बी 4.714 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। सो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्रॉस बेल्ट का फॉर्मूला अलग होता है, ओपन बेल्ट का अलग होता है। सो क्रॉस बेल्ट आपकी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल L इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाय x। R1 है आपका 0.225 मीटर, R2 है आपका 0.1 मीटर, x क्या आपका 1.95 मीटर। और आप बेसिकली इसके अंदर इस एक्सप्रेशन को पुट करो, आपको लेंथ मिल जाएगी 4.975 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो आपको पता करनी थी, पता लग गई। अब दूसरा पार्ट क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड, और फिर उसमें पूछे व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली। सो अगर आपको याद हो, इस डेरिवेशन के अंदर हमने थीटा भी अलग से निकाला था। हमने यूज किया था थीटा निकालने के लिए एक एंगल अल्फा का, याद है साइन अल्फा निकालते होते थे, वो परपेंडिकुलर गिरा के MO1 O2 करके एक एंगल होता था आपका। सो उस अल्फा को अगर यूज करेंगे तो आपको थीटा का एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है।
So what you can do is you can define theta as the angle of contact between the belt and each pulley that needs to be found out. So आपको for a cross belt drive ये एक्सप्रेशन पता है कि sin alpha is equal to r1 plus r2 by x. r1 पता है, r2 पता है, x पता है, आप अल्फा निकाल सकते हो. So ये एक्सप्रेशन भी पता है, और हमने जब डेरिवेशन एंड की थी क्रॉस बेल्ट ड्राइव की, उसके अंदर आपको थीटा का एक्सप्रेशन भी हमने बताया था, which is equal to 180 plus 2 alpha. So you get this as तो ये 199.2 अल्फा degree. क्या है सर? सर हाँ, अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव. अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ये अल्फा यहाँ पे याद होगा. अब याद है अल्फा MO2O1 ये वाला एंगल अल्फा था. सो इसके अंदर हमने अल्फा डिराइव किया था, याद है? यहाँ पे ये साइन अल्फा याद है, r1 plus r2 डिवाइडेड बाय x. साइन अल्फा हमने यहाँ पे डिफाइन किया था. फिर इसके बाद मैंने पूछा अभी थीटा एंगल क्या होगा. थीटा एंगल क्या होगा? ये HO2F, ये बाहर वाला पूरा एंगल पूछ रहा है कितना है. सो बेसिकली इसको निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको एंड में इसका फॉर्मूला दिया था. लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला ये था, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस. सो यही चीज मैं फॉर्मूला के अंदर वहां पे भी कर रहा हूँ, नथिंग बियॉन्ड दैट. ठीक है. ओके ओके. सो आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव के अंदर अल्फा पता लग गया, थीटा पता लग गया, थीटा रेडियंस में पता लग गया. सो दिस विल कम आउट टू बी 3.477 रेडियंस. अब आपको उसके क्वेश्चन के अंदर अगर वापस जाएं, आप देखो हमने थीटा पता कर लिया, लेंथ पता कर ली. ऑलराइट. तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि व्हाट इज द पावर दैट व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट व्हेन द लार्जर पुली रोटेट्स एट 200 revolutions per minute if the maximum permissible tension in the belt is 1 kilonewton and the coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.25. तो आपको T1 पता है 1 किलोन्यूटन है, दैट इज 1000 न्यूटन. आपको म्यू पता है, दैट इज 0.25. आपको थीटा अभी मैंने पता कर दिया, दैट इज 3.477 रेडियन. आपको अब क्या लगाना होगा, आपको निकालनी है पावर. पावर क्या होती है? T1 माइनस T2 इंटू V. V आपको हमने निकाल के दे दी थी, वेलोसिटी थी 4.714 मीटर पर सेकेंड. सो T2 नहीं पता. T2 कैसे पता करेंगे? वो रेशो वाला फॉर्मूला, T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर म्यू थीटा, और उसके अंदर हम बेसिकली इसका एक्सपोनेंशियल जो है लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर लेंगे. आप यहाँ से सारी वैल्यूज नोन है आपको. T1 पता है, T2 पता है, म्यू पता है, सॉरी T2 नहीं पता, T1 पता है, म्यू पता है, थीटा पता है. सो ये सारी चीजों को पुट करो, T2 निकल आएगा आपका बेसिकली 419 न्यूटन्स. सो अगर T2 पता लग गया, पावर निकालना मुश्किल नहीं है. पावर आपका होता है T1 माइनस T2 इंटू V. सारा कुछ नोन है. सो आपकी पावर आ जाएगी 2740 वॉट्स और 2.74 किलोवॉट्स. सो ये आपका हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल कंप्लीट. ठीक है. अब आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ये वाला कि a shaft rotating at 200 rpm drives another shaft at 300 rpm and transmits 6 kilowatt through a belt. The belt is 100 mm wide and 10 mm thick. The distance between the shafts is 4 meter. The smaller pulley is 0.5 meter in diameter. Now you need to calculate the stress in the belt if it is 1. An open belt drive, 2. A cross belt drive. तो दो केसेस बोले हैं. फर्स्ट केस में बोल रहा है कि you need to calculate the stress in the belt for the first case when it is an open belt drive. The second case is when it is a cross belt drive. You have to take mu is equal to 0.3. सो इस केस में जो सीधा सीधा आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब स्ट्रेस निकालना है, अगर वो दो ड्राइव्स दे रहा है, यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो नोट करते हैं, फिर बताता हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है. आपको दिया हुआ है आपका N1 वो है 200 आरपीएम. आपको दिया हुआ है आपका N2 दैट इज 300 आरपीएम. आपको दिया हुआ आपका पावर P वो है 6 किलोवाट या 6000 वॉट. आपको दिया हुआ है थिक, ये आपका विड्थ B हो जाता है 100 mm. ये देख लो यहाँ पे, सॉरी. आपको दिया हुआ है आपका T दैट इज 10 mm. आपको दिया हुआ है थिकनेस है बेसिकली. X सेंटर डिस्टेंस 4 मीटर्स. आपको दिया हुआ है D2 दैट इज 0.5 मीटर्स और दिया हुआ है म्यू दैट इज 0.3. सो इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ वो कह रहा है सिग्मा निकाल के दो. सिग्मा कितना होगा? सो सिग्मा निकालने से पहले हमें बेसिकली इसका निकालना होगा डायमीटर ऑफ द बिगर पुली, क्योंकि हमें बेसिकली निकालनी होगी आपकी वेलोसिटीज और आपके अल्फा और साइन थीटा के एंगल हमें चाहिए. धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. सो सिग्मा निकालना है, ये हमारा टास्क है दो केसेस के लिए. पहला केस है ओपन बेल्ट ड्राइव, दूसरा है क्रॉस बेल्ट ड्राइव.
सो देखते हैं कैसे निकलेगा। सो स्ट्रेस इन अ बेल्ट फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव, केस 1 हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर डायमीटर ऑफ लार्जर पुली क्या होगा, D1। D1 होगा आपका बेसिकली N2 by N1 इज इक्वल टू D1 by D2। हमने वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ये हमने फर्स्ट पार्ट 2 वाला जो हमारा सेशन था इसका, उसमें डिराइव किया था। सो N2 पता है, N1 पता है, D2 पता है, आप D1 निकाल सकते हो विच विल कम आउट टू बी 0.75 मीटर्स। अब आप वेलोसिटी ऑफ बेल्ट भी निकाल सकते हो विच विल बी पाई D2 N2 डिवाइडेड बाय 60, वो आ जाएगी आपकी 7.855 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से आपको बेसिकली फाइंड करना होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द स्मॉलर पुली, वो थीटा एंगल पता करना पड़ेगा हमें। वो थीटा एंगल पता करने के लिए व्हाट डू वी नीड, फॉर फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है साइन अल्फा वाला। आपका साइन अल्फा का पीछे हम जो फॉर्मूला देख रहे थे वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का था, पार्ट 2 के अंदर वो था R1 प्लस R2। ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय X, और यहाँ पे हमने अभी R2 दैट इज D2 हमने पता कर लिया, यहीं पे निकाला हुआ है ऊपर, और D1 भी पता कर लिया, सॉरी। सो ये अगर हमें पता है तो आप अल्फा एंगल निकाल सकते हो। सो योर अल्फा एंगल विल कम आउट टू बी 1.8 डिग्रीज। सो अगर आपको अल्फा एंगल पता लग गया तो आप थीटा एंगल फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, आप निकाल सकते हो। सो आपको मिल जाएगा थीटा एज 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा विच विल कम आउट टू बी 176.4 डिग्री या 3.08 रेडियंस। सो अब आपको पता क्या नहीं है, आपको इस केस में टेंशंस नहीं पता, T1 T2 चाहिए होगा। जब तक T1 T2 नहीं पता लगता हम आगे कुछ नहीं कर सकते। सो T1 T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं T1 टेंशन इन टाइट साइड, T2 टेंशन इन स्लैक साइड। अगर ये पता लग गया तो वो रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो बेसिकली वी अप्लाई दैट फॉर्मूला, और यहाँ पे हमें थीटा पता है, म्यू पता है, T1 T2 नहीं पता। सो T1 T2 आपका आ जाएगा एक रेशियो की फॉर्म में, T1 by T2 इज इक्वल टू 2.52। पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 किलोवाट, दैट इज 6000 वॉट्स। पावर क्या होता है, पावर होता है बेसिकली आपका T1 माइनस T2 इंटू V। तो आपके यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिल गई, T1 माइनस T2 विल बी 764 न्यूटन और T1 बाय T2 है 2.52। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप बेसिकली निकाल सकते हो आपकी T1 और T2 की वैल्यूज व्हिच विल कम आउट टू बी दीज मच। सो यहाँ पे आपको एक्चुअली चाहिए क्या था, स्ट्रेस जो होगा वो होगा आपकी मैक्सिमम फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन कौन सी होगी, टेंशन इन द टाइट साइड। सो ये जितना भी हम काम कर रहे थे ये T1 निकालने के लिए कर रहे थे, ऑलराइट। सो आपका सिग्मा का इक्वेशन क्या होगा, वो हो जाएगा बेसिकली मैक्सिमम 1267 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू बी इंटू टी। ये हमने ये भी रिलेशन डिस्कस किया हुआ है इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस। स्ट्रेस इनटू एरिया कर रहे हैं, फोर्स ही आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो सिग्मा स्ट्रेस है, बी इंटू टी एरिया। सो यहाँ से आप सिग्मा निकाल सकते हो। सो बेसिकली आपको सिग्मा मिल जाएगा यहाँ पे 1.267 मेगा पास्कल, ऑलराइट। तो ये सारी डेरिवेशन जो हमने की है ये की है हमने ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। जब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए करेंगे तो चेंजेस कहाँ आएंगी, चेंजेस आएंगी बेसिकली हाउ यू इवैल्यूएट द एंगल थीटा। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि अगर आप पीछे जाके चेक करो यहाँ पे फॉर्मूला जो चेंज होगा सब कुछ सेम रहेगा, आपका साइन अल्फा चेंज हो जाएगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2, अल्फा चेंज हो गया और यहाँ पे अल्फा डिफरेंट है, और प्लस थीटा का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो होगा 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा। मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। सो जब क्रॉस बेल्ट का करोगे सब सेम है, फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव साइन अल्फा बदल गया, अब अल्फा आएगा 9 डिग्री, पहले आपका अल्फा आ रहा था कुछ 1.8 डिग्री, कुछ डिफरेंट था, ऑलराइट। ऐसे ही आपका साइन थीटा जो आएगा, थीटा एंगल जो आ रहा है वो भी बदल गया, क्योंकि अब 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा है। बाकी सारी डेरिवेशन सेम है, T1 बाय T2 का रेशियो इस बार डिफरेंट आएगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बेसिकली T1 आ रही है 1184, और आप इसको इक्वेट कर सकते हो स्ट्रेस के साथ, और आपको मिल जाएगा आपका स्ट्रेस एज 1.184 मेगा पास्कल। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, ऑलराइट। सो ये आपके 3 न्यूमेरिकल हो गए। मेजरली जितने भी हमने चीजें अभी तक डिराइव की थी उन सबका इम्प्लीमेंटेशन इन 3 न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपके कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स बच जाते हैं जो बहुत हैवी नहीं है, मैं उनको क्विकली रन डाउन कर दूंगा सो दैट वी कंप्लीट एंड गिव अ क्लोजर टू दिस टॉपिक ऑफ बेल्ट्स, रोप्स एंड चेन ड्राइव्स। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका वी बेल्ट ड्राइव्स। अगर आपको याद हो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बेसिकली फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स। सो ये आपकी आ जाती है वी बेल्ट ड्राइव्स। इसमें समझने वाली चीज क्या है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो ट्रेपेजॉइडल हो जाता है, पहले वाले फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स के अंदर वो रेक्टेंगुलर सा होता है।
ये थोड़ा सा आपका ट्रेपेजॉइडल है और नीचे ये एक एंगल बनाता है बेसिकली, ये एंगल हो जाता है, दिस इज द एंगल इंक्लूडेड फॉर द वी बेल्ट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ कि ये 30 डिग्री से 40 डिग्री की रेंज में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और दूसरी बात ये क्या है, ये यूज कहाँ होती है, आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपकी बेसिकली जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स होती हैं वो भी यूज होती हैं फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स के लिए, पर वो यूज होती है मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करने के लिए, और जहां पे सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस इज लार्ज, ठीक है, मॉडरेट पावर एंड लार्ज डिस्टेंस। वी बेल्ट ड्राइव्स जो होती हैं दे आर यूज टू ट्रांसमिट, ये भी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में यूज होती हैं टू ट्रांसमिट ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर, बट इनका सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस हैज टू बी लो, इसमें सेंटर डिस्टेंस कम होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि वी बेल्ट कहाँ यूज होगी, जहां सेंटर डिस्टेंस कम है और पावर ट्रांसमिट हमें थोड़ी ज्यादा करनी है। और क्या इसमें देखने वाली चीज है, आप यहाँ पे नीचे वाली अगर डायग्राम देखोगे, ऊपर वाला डायग्राम तो आपका बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट है, नीचे वाला आपका जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द पुली है। अब आपकी पुली फ्लैट नहीं रही, यहाँ पे हमने थोड़े से ग्रूविंग कर दिया, अगर आप ध्यान से देखो। आपकी वी बेल्ट यहाँ पे इसके अंदर आके मतलब फंस जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा इसका वेजिंग एक्शन बनता है, और आपकी पावर ट्रांसमिशन जो है वो इसलिए हाई हो पाती है क्योंकि ये इफेक्टिवनेस बढ़ गई इसकी, हमने यहाँ पे इसके अंदर इसके स्लिप के चांसेस कम कर दिए, फंस गया ना, तो अभी उसके साथ रोटेट करेगा। और आपने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी अच्छे से बढ़ा दिया, पहले फ्लैट बेल्ट ड्राइव होती तो ये वाला एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो होता ही नहीं उसमें, इसीलिए ये थोड़ा बेटर है हाई पावर ट्रांसमिट करने के लिए। बस इसके अंदर एक चीज जो ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि पहली बात, ये जो होता है इन यूजुअल मतलब इन जनरल केसेस, आपकी पुली के ऊपर, एक ही पुली के ऊपर मल्टीपल ड्राइव स्टडी होंगी, मल्टीपल फ्लैट बेल्ट्स होंगी, ऑलराइट, फर्स्ट चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अगर एज्यूम करो कि थोड़ी देर बाद आपकी एक बेल्ट, लेट्स से यहाँ पे 4 बेल्ट्स लगी हुई हैं हमारी, इन 4 बेल्ट्स में से एक बेल्ट अगर टूट गई, मतलब क्रीप के साथ, वियर एंड टियर के साथ, तो जब आप रिप्लेसमेंट करने जाते हो तो आपको चारों की चारों बेल्ट्स रिप्लेस करनी होंगी, ये बात ध्यान है इसमें, ठीक है। आप ये नहीं कि सिर्फ एक ही बेल्ट को रिप्लेस कर दो और बाकी 3 जो है मतलब पुरानी चलती रहेंगी, आपको पूरा 4 का 4 नया सेट लगाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा कि 3 बेल्ट्स पुरानी है, एक बेल्ट नहीं है, आपकी बेसिकली पावर ट्रांसमिशन जो है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, इनकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे वियर एंड टियर होकर थोड़ा नीचे आ जाएंगी, ये सारी चेंजेस के कारण पावर ट्रांसमिशन इफेक्टिव नहीं रह पाती। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो पता होनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, ऑलराइट। बाकी है कि इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं व्हिच आई विल जस्ट रीड देम आउट टू यू, कि वी बेल्ट ड्राइव्स जो होती हैं दे बेसिकली गिव कंपैक्टनेस ड्यू टू द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पुलिस। दूसरी बात, द ड्राइव इज पॉजिटिव बिकॉज द स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली ग्रूव इज निग्लिजिबल। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, स्लिप नहीं होगी, व्हेन आई से इट इज अ पॉजिटिव ड्राइव, मतलब हमने स्लिप का बेसिकली जो कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे आके इंप्लीमेंट होता है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स के अंदर थोड़ा स्लिप ज्यादा होता है, ऑलराइट। यहाँ पे वी बेल्ट्स आर मेड एंडलेस एंड देयर आर नो जॉइंट ट्रबल देयरफॉर द ड्राइव इज स्मूथ। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स होती है ना वो ज्वाइन करनी पड़ती है हमें, बेसिकली वो सिंगल एक पीस से नहीं बनती। जो वी बेल्ट ड्राइव्स होती हैं ये सिंगल एक पीस होता है, तो जॉइंट ना होने के कारण इनका मोशन थोड़ा स्मूथ रहता है, क्योंकि जॉइंट के ऊपर आके वो वॉबल नहीं करती, कुछ होता नहीं है उसे। बाकी बाकी पॉइंट्स थोड़े इजी मतलब सिंपल टू है, मतलब प्रोवाइड्स लॉन्गर लाइफ, इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड रिमूव्ड, ऑपरेशन थोड़ा क्वाइट होता है। ये एडवांटेजेस हैं, इनकी कुछ मगर डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेसिकली दे कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर आर लार्ज सेंटर डिस्टेंस, ज्यादा सेंटर डिस्टेंस होगा इन्हें यूज नहीं कर सकते। बाकी ये है कि इनकी कंस्ट्रक्शन टफ है, फ्लैट बेल्ट में बनाना आसान है, वी बेल्ट के लिए आपको प्रॉपर एक एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा, आपको पुली के ऊपर ग्रूव काटने पड़ेंगे, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए इनको डिफिकल्टी हो जाती है। नाउ यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर बाद आपके उसके अंदर वियर एंड टियर के कारण थोड़ा क्रीप आ जाएगा। ये है कि जहाँ पे सिंक्रोनस मशीन्स हैं या टाइमिंग डिवाइसेस हैं वहां पे इनका यूज हमें नहीं करना होगा, क्योंकि इसके कारण इनका जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा, क्रीप के कारण बेंड की लेंथ थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी माइन्यूटली, पर वो टाइमिंग को इफेक्ट कर सकती है। ये आपकी हो जाती है वी बेल्ट्स। इसी से मिलता जुलती एक चीज आ जाती है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि द बेल्ट लाइफ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विद टेम्परेचर चेंजेस, इम्प्रॉपर बेल्ट टेंशन एंड मिसमैचिंग ऑफ बेल्ट लेंथ्स। बाकी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो एक्ट करती है बिटवीन 5 to 50, इसके बिलो या इसके ऊपर उनका इफेक्ट जो है वो मतलब डिस्टर्ब करेगा आपके ऑपरेशन को। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड एक और टॉपिक आ जाता है जो है रोप ड्राइव्स। ये भी आपको मैंने वैसे पहले इन डेप्थ थोड़ा बताया हुआ है, रोप ड्राइव्स वहां पे यूज होती है जहां पे हाई पावर ट्रांसमिशन चाहिए होती है, ऑलराइट।
तो उन केसेस में हम यूज करते हैं. सो इनके भी यही है कि लार्ज पावर ट्रांसमिट होती है. टू पुलीज शुड नॉट बी मोर देन 8 meters अपार्ट. बाकी इनके ऊपर भी यही है कि आप एक क्या कहते हैं पुली के ऊपर ही बहुत सारी रोप्स को वायर अप कर सकते हो. सो यहाँ पे इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइबर रोप्स, दूसरा होता है वायर रोप्स. फाइबर रोप्स जो होते हैं दे आर सक्सेसफुल व्हेन द पुलीज आर 60 meters अपार्ट, और वायर रोप्स जो है दे आर सक्सेसफुल व्हेन द पुलीज आर 150 meters अपार्ट. फाइबर रोप्स जो होते हैं इनके बस कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये बेसिकली दे गिव स्मूथ स्टेडी एंड क्वाइट सर्विस, दे आर लिटिल अफेक्टेड बाय आउटडोर कंडीशंस, and they give high mechanical efficiency. So these are just points that you need to remember from quiz perspective or short answer type questions. All right. ऐसी wire ropes हैं, इनकी भी कुछ advantages हैं. I'll just skip them. They are like the low cost, efficiency is high, they're more durable, they can withstand shock loads. So I'll share the PPT and you can go through them. And the final topic is chain drives. ये भी मैंने आपको बताया था. चेन ड्राइव्स के अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके फ्लेक्सिबल नहीं होते इनके अंदर कंपोनेंट्स. चेन एक स्टील का कंपोनेंट होता है, तो और इसके अंदर स्प्रॉकेट, आई होप सबने देखा होगा चेन स्प्रॉकेट साइकिल का जो पार्ट होता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि इसके अंदर स्लिप के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं. ऑलराइट. सो ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है. दीज आर व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव ड्राइव्स. ऑलराइट. क्योंकि स्लिप नहीं हो पाता. दूसरा इनका ये हो जाता है कि बेसिकली वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा. स्लिप वाला पॉइंट है बेसिकली. इनके अंदर भी सेंटर डिस्टेंस कम ही रहता है, ज्यादा सेंटर डिस्टेंस के ऊपर इन्हें आप ऑपरेट नहीं कर सकते. एंड प्लस सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है रिलेटिवली, एंड दे आर इनको एक्यूरेट माउंटिंग चाहिए, केयरफुल मेंटेनेंस चाहिए, और वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, स्पेशली व्हेन दे आर अनड्यूली स्ट्रेच्ड. So with this, we end with this module of belt, ropes and chain drives. This was all in it. ये लास्ट वाले टॉपिक्स थ्योरेटिकल हैं, इनमें कोई डेरिवेशन, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता. जितना भी हमने पहले कवर किया है वो फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स को था. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू अ सम बुक और सम अदर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा फ्रॉम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव.